डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। अगले हफ्ते जो है बातचीत भी हो सकती है। किस हद तक जो है मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है इस मुलाकात में या बातचीत में? देखें, एक तो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नेटो की समिट ख़त्म हुई आज, जिसका हम काफ़ी दिन से जिक्र कर रहे थे, और हेग में हुई, नीदरलैंड्स। और उसके आखिर में फिर मीडिया से उन्होंने इंटरेक्ट किया कुछ देर पहले, सवालात के जवाब दिए उन्होंने। CNN को, न्यूयॉर्क टाइम्स को काफ़ी उन्होंने कोसा, और उसमें उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई है उसकी उन्होंने तारीफ़ की, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ख़ास तौर पर जिक्र किया कि मुतासिर कुन शख्सियत हैं वो, और इस जंगबंदी में उनका बहुत अहम कलीदी किरदार रहा। दूसरी जो ख़बर है वो हमारे पास आ रही है चाइना से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, और वो है कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, उनकी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे और चाइना के हुकाम भी थे। और ये भी मुमकिन है कि जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनसे ख्वाजा आसिफ साहब की अलग से मुलाकात हो, क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है और वहाँ पे ये मुलाकातें हो रही हैं। और लेकिन इसी दौरान एक ख़बर और आ रही है, मैं भी प्रेसिडेंट ट्रंप और ये मशरक़ वस्ता की तरफ आता हूँ कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं शायद पहली दफ़ा वो जो ब्राज़ील में ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है अगले हफ्ते, सरबराही इजलास, उसमें वो शायद शरीक ना हो, और उसकी वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी है, लेकिन वो अभी तक तरदीद या तस्दीक चाइना की तरफ से ऑफिशियली नहीं हुई। अगर वो नहीं जाते तो पहली दफ़ा होगा कि वो शिरकत नहीं करेंगे, और उनकी जो चाइना की नुमाइंदगी जो है उनके वज़ीर आज़म करेंगे, ली क्वांग। उसके बाद आ जाएँ ये मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन और नेटो और ईरान और बाकी मामलात को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हेग पहुंचने, वो हेग जब कल हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हम कह रहे थे वो हेग पहुंच जाएंगे किसी वक्त भी नेटो के इजलास में, और रात को क़याम करेंगे बादशाह के घर पे, महल में। तो इसी दौरान जो है वो CNN ने और बाकी दुनिया का जो आलमी मीडिया है, ख़ासतौर पे अमेरिकन मीडिया या ब्रिटिश मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, उसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की तरफ से रिपोर्ट्स लीक हो गई, उनको जारी कर दी गई, और वो जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कहा गया कि ये जो अटैक्स हुए हैं, ये जो ईरान की मुख्तलिफ साइट्स पे ये जो हैं ये कामयाब नहीं हुए, और मुकम्मल तौर पे जो साइट्स हैं वो तबाह नहीं हुई, यानी तीनों साइट्स जो हैं। और ख़ास तौर पे पहले तो CNN ने ब्रेक की ख़बर, ये 5th स्लाइड अगर हम देखें, अर्ली US इंटेल असेसमेंट सजेस्ट कि स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट। तो सबसे पहले तो CNN ने खबर ब्रेक की, साथ ही जो है वो ये ख़बर जो है ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी कर दी। ये 7th अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स को पहले देख लेते हैं ना, स्ट्राइक सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली अ फ्यू मंथ्स। पहले असेसमेंट ये थी कि ये जो है ये 3 महीने में बना सकता है, ईरान 3 महीने दूर है सिर्फ। तो इन अटैक्स के बाद जो है वो 3 से 6 महीने हो गया, क्योंकि महीनों के हिसाब से वो पीछे चला गया है, लेकिन वो तबाह नहीं हुई, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो तबाह नहीं हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको इस तरह से लिखा कि 8th स्लाइड हम देखें कि US इनिशियल डैमेज रिपोर्ट, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम सेट बैक बाय मंथ्स नॉट ऑब्लिटरेटेड, ठीक है, और कोर कंपोनेंट जो हैं उनके डैमेज हुए लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सके एयर स्ट्राइक्स की वजह से, तीनों की फैसिलिटीज़। और ये DIA की रिपोर्ट है। DIA जो है अच्छा, ये यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है, यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो CIA नहीं है, सेंट्रल जो उनकी जो जिसको हम CIA है वो CIA उनकी नहीं है, बल्कि DIA जो है ये उनके पेंटागन के अंडर आती है। यानी आप इस तरह समझ लें कि जो मिलिट्री है उसका ये एक ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है। अब ये मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में जाहिर है कि इनके पास बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मिलिट्री की जो DI है, कई दफ़ा तो ये बातें भी चलती हैं कि CIA और DIA की शायद आपस में नहीं बनती, कई जगह क्लैश होता है, लेकिन हुआ भी है, नहीं भी होता कई दफ़ा, लेकिन यह है कि कहीं एग्जेजरेशन भी हो जाती है। ये ख़बर बहरहाल DIA की तरफ से लीक की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिफेंस की जो रिपोर्ट है ये जो है ये और इसी तरह से जैसे गार्डियन को हम देखें ना 10th, तो US स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स ओनली सेट प्रोग्राम बैक टू मंथ, पेंटागन रिपोर्ट से। इसीलिए वो पेंटागन की रिपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि वो DIA की रिपोर्ट है। 10th स्लाइड अगर हम देखें, अब ये जो DIA है ये मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ सफारत खाने हैं तो वहाँ पे ये काम करती है। DIA जो है ये डिफेंस ताशीस के थ्रू काम कर रही होती है। फिर ये इसका जो चेन ऑफ कमांड है, इसका चेन ऑफ कमांड इस तरह से है कि ये रिपोर्ट करती है, एक तो इसके जो हेड हैं इस वक्त वो जस्टिन गार्ड वेस इसके जो हैं वो डिप्टी अंडर सेक्रेटरी हैं और वो बड़े तजर्बाकार, बहुत उनका अगर हम देखें उनका पोर्टफोलियो देखें तो वो अभी फरवरी 2023 में ही इस रोल में वो आए हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो बहुत सारी जगहों पे, इम्पॉर्टेंट जगहों पे वो ये जो डस्टिन वेस हैं ये अपना रोल प्ले करते रहे हैं। और ये जो हैं ये डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी रहे हैं, पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे सब इन्होंने किया है। तो ये DIA को हेड कर रहे हैं इस वक्त, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे दस्तयाब है। और ये जो हैं ये अगर आप देखें तो ये जो है ये कैरियर ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हैं। अच्छा, अब ये उसको हेड कर रहे हैं DIA को। ये डिप्टी अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट है जो DIA को हेड करते हैं, और ये जो है ये उस वक्त जब डोनाल्ड रम्सफील्ड थे तो उस ज़माने से ये एक पोस्ट क्रिएट हुई थी, और बड़े ये 9/11 के बाद। और इनकी जो रिपोर्टिंग है ये रिपोर्ट कर रहे हैं आगे सेक्रेटरी डिफेंस को, यानी जो कि पैटी हेग्सेट उनको ये रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी सेक्रेटरी डिफेंस को ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से रिपोर्ट गई है, ठीक है। DIA की तरफ से ये भी नहीं कहा गया मीडिया को कि आप लिखें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट, बल्कि पेंटागन की रिपोर्ट से, यानी फ़ौज की रिपोर्ट से। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो सेक्रेटरी जो डिफेंस अभी साथ थे, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस ब्रीफिंग भी हो रही थी तो वो साथ थे। उन्होंने FBI को कहा है कि आप तहकीकात करें कि DIA में कौन से लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट मीडिया को लीक की है, जिसकी वजह से एक पूरी दुनिया में एक जो हंगामा बपा है। देखिए ना, रॉयटर्स 9th स्लाइड कि US स्ट्राइक्स में हैव सेट बैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली मंथ्स, सोर्सेज से कि वो तबाह नहीं हुआ बल्कि चंद महीने सिर्फ पीछे चला गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी रिपोर्ट की बेस पे 11th पिलर्स ऑफ ईरान रिजीम आर डैमेज नॉट डिस्ट्रॉयड। अच्छा, अब ये जो है ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई कि उधर प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंच रहे हैं और वो उनका इरादा था कि मैं वहाँ जाके फतह की एक जश्न मनाऊंगा, वहाँ जाके बताऊंगा कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन यह है कि वहाँ जाने से पहले ये रिपोर्ट जो है ये DIA की तरफ से मीडिया में आ गई। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फिर नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो मार्क रुती हैं, उन जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं नीदरलैंड्स के, तो उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया। और उन्होंने लाइटर नोट पे सारे इस जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी उसमें हंसी मजाक भी होता रहा। एक मरले पे उन्होंने डैडी भी कह दिया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उन्होंने जंग रुकवा दी, तो डैडी, जिसके ऊपर अभी सवाल जवाब में भी बात हुई कि जी आप अगर डैडी हैं तो बाकी सारे मुल्क नेटो के जो हैं आपके बच्चे हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि मजाकन उन्होंने बड़े तरीके से नेटो में क्योंकि माहौल ऐसा तल्ख हो गया था कि उसमें जो है वो उन्होंने बड़े तरीके से इसको नेटो की कॉन्फ्रेंस को निपटाया। क्योंकि दरमियान में खबरें ये आ रही थी कि वो तो तबाही नहीं हुए, पायलट्स वहाँ गए, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि भाई कहाँ गया वो, अभी तक सवालिया निशान है कि यूरेनियम कहाँ गया वो। अगर अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि यूरेनियम जो है वो चंद महीने पीछे गया है ईरान का न्यूक्लियर, तो फिर किधर गया, क्या तबाह हुआ है कि नहीं तबाह हुआ है, एक सवालिया निशान। साथ ही उन्होंने ये भी कि जी चाइना जो है वो, ईरान चाहे तो चाइना को अपना ऑयल फ़रोख्त कर सकता है, जो कल भी हमने बात की थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगले हफ्ते जो है वो ईरान से हमारे मुज़ाकरात होंगे।
यानी उस ईरान से जिसको चंद रोज़ पहले वो रिजीम चेंज और चंद रोज़ पहले यानी अभी मेरे ख्याल से 2-4 रोज़ पहले ही जहाँ पर उनके 125 जेट तैयारों ने बमबारी की है, बकौल उनके 125 जेट तैयारों ने बमबारी की है और सबसे मोहलिक बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं और उनके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। तो उनसे वो बात करने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में। अब जनाब इसकी तस्दीक कौन करे कि वाकई ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने नाकाम हो गए? तो उन्होंने पहले कहा कि ये इसराइल बताएगा, वो उनकी इसराइल की रिपोर्ट आने वाली है और इसराइल की एक रिपोर्ट आएगी और वो खुद बता देंगे कि ईरान के तो न्यूक्लियर सारे तबाह हो चुके हैं। तो इसराइल वाले ठुस हो गए बीच में, इसराइल की फ़ौज के हम क्या कहें, हम DIA के को कहें कि तुम झूठे हो या प्रेसिडेंट ट्रंप की हाँ में हाँ मिले। तो उन्होंने गोल मोल सा एक बयान दे दिया उनके तर्जुमान ने कि ऐसा है कि तबाह तो हो गए हैं लेकिन मुकम्मल असेसमेंट के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। इसराइल की जो फ़ौज है वो वैसे ही जूते खा रही है, हर तरफ से जलील भी हो रहे हैं। वो तो अजीब, उन्होंने कहा इधर जाएं उधर जाएं, बीच में से वो निकल गए। तो फिर ईरान के न्यूक्लियर तबाह हो गए मुकम्मल तौर पे। इसकी उनके तर्जुमान जो हैं ईरान के, वो गुफ्तगू कर रहे थे आज, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे न्यूक्लियर जो है वो काफ़ी तबाह हो गई हैं काफ़ी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखा आपने, ईरान वाले खुद कह रहे हैं कि उनके न्यूक्लियर तबाह हो गए, तो मैं सही कह रहा था ना, मेरी इंटेलिजेंस झूठ बोल रही थी, पूरी दुनिया झूठ बोल रही। वो देखिए खुद ईरान ने कह दिया कि हमारे न्यूक्लियर तबाह हो गए। यानी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कोई और आके खड़ा हुआ है तो वो ईरान के ही तर्जुमान का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे न्यूक्लियर को नुकसान पहुंचा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहने देखा, ईरानी खुद कह रहे हैं, तो अब बताओ। अच्छा, तो ये भी एक अजब तमाशा है। तो अच्छा, ईरान के जो लोग हैं उनका, ईरान के जो तर्जुमान है, उन्होंने बहुत लाइटर से नोट पे कहा कि जो है वो लाइटर से नोट से बुरा दिया कि मुख्तसर सी बात करके वो आगे निकल गए। ईरान के वज़ीर दिफा जो हैं जंग ख़त्म होने के बाद वो भी पहली दफ़ा बीजिंग पहुँचे हैं। ये जो इजलास हो रहा है SCO का, जिसमें वज़राए दिफा मुख्तलिफ ममालिक के हैं, इसमें ईरान के वज़ीर दिफा भी पहुँचे हुए इस वक्त बीजिंग में और उनकी मुलाकात चाइनीज़ आलो काम से भी हो रही है और ज़ाहिर है बाकी लोगों से भी हो रही है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है? तो इसको एक तो ये है कि ईरान में जश्न मनाया गया, खूब फतह का जश्न मनाया गया और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे थे, जश्न मना रहे थे फतह का। और इस दौरान जो है वो इसराइल में आज कई इमारतों को गिरा दिया गया। वो इमारतें जो बुरी तरह ईरान के हमलों के नतीजे में जिनको नुकसान पहुंचा था, जो तबाह हुई थी, वो बिल्डिंग्स गिरा दी गई। और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात कही और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अब गज़ा के हवाले से बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हैं। और गज़ा के हवाले से मैंने कल भी बात की थी और मैं आज दोबारा आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो शर्म शेख है, मिस्र का एक बड़ा खूबसूरत शहर है शर्म शेख। तो शर्म शेख जो है वहाँ पर इस वक्त बातचीत हो रही है और शर्म शेख जाने के लिए, जो शर्म शेख का जो शहर है ये चूँकि बहुत ज़्यादा यानी ये वो शहर है जो सहराए सीना के पास और बिल्कुल उनका साहिली शहर है और ये इसराइल ने छीन लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अरसे तक, और शहर को बसाया फिर इसराइल नहीं था। तो ये 1982 में इसराइल की फ़ौज जब हटी यहाँ से तो ये फिर इजिप्ट के पास आ गया और ये 67 में भी एक साल के लिए उन्होंने ले लिया था। तो ये शर्म शेख बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है, लेकिन ये शहर जो है यहाँ तक इसराइल ने अगर जाना हो, इसराइल के किसी वक्त ने, तो उनको जहाज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये ज़मीनी रास्ते से ही वो गाड़ी में बैठ के इधर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये इलाका ये चला गया था इसराइल की फ़ौज, इसराइल ने ही असल में शर्म शेख को जब उनके पास था तो ये शहर उन्होंने बसाया था। तो शर्म शेख में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त और उनमें बड़ी तेज़ी आ गई है और गज़ा की जंगबंदी, और ये नेतन्याहू उस पर शदीद उनको परेशानी भी है और उनके ऊपर ये दबाव बढ़ रहा है कि वो ये फौरी तौर पे गज़ा में जंगबंदी करवाएं और जंगबंदी करवा के वो इस्तीफ़ा दे दें, असेंबली तोड़ दें
और क्योंकि उनकी मकबूलियत ईरान पे हमला करने के बाद इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा उनकी मकबूलियत, इतने मकबूल हो चुके हैं नेतन्याहू कि अगर वो ये मुज़ाकरा करके असम्बली तोड़ देते हैं तो वो इलेक्ट हो जाएंगे दोबारा, और बड़ी भारी अक्सरियत से इलेक्ट होंगे, उनको किसी और की ज़रूरत भी नहीं होगी। नेतन्याहू बीच में सोच रहे हैं कि मैं ये मुझे कल तो अच्छा, इन्होंने आज ट्रंप ने कह दिया कि वो तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है नेतन्याहू, कल उनको जलील किया, गालियाँ दी, आज कह दिया वहाँ पे तो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, और ये कि वो बड़ा मकबूल हो गया है इस वक्त, वो इसराइल में बड़ा मकबूल है इस वक्त। जब से वो ईरान के साथ लड़ाई हुई है तो नेतन्याहू बड़ा पॉपुलर हो गया वहाँ पे, वो तो बड़ा खुश है। अब नेतन्याहू कहाँ से खुश है? आज उसकी फ़ौज के जो 7 बंदे हैं वो बंदे वो खान यूनस में गए हैं तो धमाका हुआ है, वो 7 बंदे और मर गए उनकी फ़ौज के, यानी अभी तक गज़ा के अंदर हमास मौजूद है। कई उनके लोगों को पकड़ के फांसी लगा दी है मोसाद के एजेंट बना के। और साथ ही जो है ये गज़ा की टॉक शुरू हो गई हैं, और स्टीव वित्कॉफ एक्टिव हो गए हैं ईरान के साथ। टॉक्स या तो ओमान में होंगी या ये अभी बस ये इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो इससे पहले जाहिर है कि जो है वो उसका जो ग्राउंड वर्क है वो तो कंप्लीट हो चुका है सारा, और बहुत तेज़ी के साथ ये मुज़ाकरात जो हैं ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो प्रोग्रेस हो रही है डॉक्टर बिशारा बहबा, ये जो है डॉक्टर बिशारा बहबा के हवाले से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये वो जो ट्रंप के एक दोस्त हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी साथी हैं जो कि रिचर्ड ग्रेनल है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इनको। ये फ़लस्तीनी 2 रियासती हल के लिए बहुत एक्टिव हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, इनकी वसादत से वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। स्टीव वित्कॉफ के साथ हैं ये, लेकिन ये चूँकि इनके पास सरकारी ओहदा नहीं है तो स्टीव वित्कॉफ तो नज़रों में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये चूँकि सरकारी ओहदा इनके पास नहीं है तो ये जो हैं ये जब जाते हैं किसी भी जगह पे तो उस जगह पर ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं होते। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, जेडी वैंस के बहुत करीब हैं, ठीक है। और ये जो बिशारा बहबा हैं ये इस वक्त मौजूद हैं शर्म शेख में भी, कतर में, ये तेज़ी के साथ इसराइल फ्लाई कर रहे हैं हर तरफ, और ये गज़ा की जंगबंदी की पूरी कोशिश हो रही है।